नमस्कार। आज हम मराठा साम्राज्य के इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर बात करने वाले हैं जहां सालों का गौरव, सालों की शान एक पल के अपमान से टकरा गई। ये कहानी है उस हताश संघर्ष की जहां एक महान साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा था। और ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, ये लड़ाई खुद से भी थी। देखिए, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ना मराठा साम्राज्य में एक अजीब सी, एक बहुत ही भ्रामक खामोशी छाई हुई थी। बाहर से देखने पर लगता था कि सब शांत हो गया है, सब ठीक है। लेकिन ये वो शांति थी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। अंदर ही अंदर अपमान और बेबसी की एक आग सुलग रही थी, जो बहुत जल्द ही पूरे साम्राज्य को अपनी लपेट में लेने वाली थी। असल में ये जो शांति थी ना, ये एक बहुत बड़ा धोखा थी। हाँ, युद्ध तो खत्म हो गया था, पर असली संघर्ष वो तो अब शुरू होने वाला था। और ये संघर्ष हथियारों का नहीं था, नहीं, ये नियंत्रण का, कंट्रोल का एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक खेल था। और इस खेल में अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार कोई तोप या बंदूक नहीं थी, बल्कि एक कागज था, एक दस्तावेज, सहायक संधि। नाम सुनकर लगता है सहायक मतलब मदद करने वाला है ना, पर असलियत में ये एक जाल था। इस संधि पर दस्तखत करने का सीधा सीधा मतलब था अपनी सेना पर, अपनी विदेश नीति पर, यानी अपनी आज़ादी पर से पूरा नियंत्रण खो देना। राज्य अब स्वतंत्र नहीं थे, वो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रहमो करम पर जी रहे थे। उनकी आज़ादी बस नाम की रह गई थी। और देखिए, सत्ता का जो संतुलन था वो पूरी तरह से 180 डिग्री बदल चुका था। एक तरफ थे मराठा शासक, जो कागज पर तो राजा थे, पर असल में बस नाम के राजा, ना अपनी सेना, ना कोई अधिकार। और दूसरी तरफ था एक ब्रिटिश रेजिडेंट, जो उनके ही दरबार में बैठकर उनके ही सामने सारे बड़े फैसले ले रहा था। मतलब सोचिए, मराठा शासक अपनी ही सल्तनत में बेबस कठपुतलियां बनकर रह गए थे। अब इस पूरी राजनीतिक स्थिति को ना एक व्यक्तिगत कहानी से समझते हैं। कहानी पेशवा बाजीराव द्वितीय की। ये सिर्फ एक साम्राज्य की हार नहीं थी, ये एक हारे हुए युद्ध की व्यक्तिगत कीमत थी, जो अपमान और बेबसी की स्याही से लिखी गई थी। पेशवा, जो कभी पूरे मराठा परिसंघ के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, अब वो पुणे के कठपुतली बन चुके थे। विडंबना देखिए, वो अपनी ही राजधानी में एक तरह से कैदी थे, जहां उनके हर कदम पर अंग्रेजों का कड़ा पहरा था। अंग्रेजों ने पेशवा को हर तरफ से जकड़ लिया था। पुणे में एक बड़ी ब्रिटिश फौज तैनात कर दी गई थी, ताकि बगावत का कोई ख्याल भी मन में ना आए। पेशवा के दरबार में उनका रेजिडेंट बैठा था, जो हर फैसले पर अपनी मोहर लगाता था। कोई भी बड़ा फैसला बिना अंग्रेजों की मर्जी के नहीं हो सकता था। और विदेश नीति, वो तो पूरी तरह से कंपनी के हाथ में थी। पेशवा की बेबसी इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकती थी। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि अंग्रेजों का अगला कदम क्या था। उनके पास कंट्रोल तो आ ही गया था, पर वो किसी भी तरह के विरोध की आखिरी चिंगारी को भी हमेशा के लिए बुझा देना चाहते थे। वो अपनी इस पकड़ को और भी मजबूत कैसे करने वाले थे? और उन्हें एक बहाना भी मिल गया, पिंडारियों का सवाल। पिंडारी कौन थे, क्या थे, ये एक अलग बहस है, पर अंग्रेजों ने उन्हें लुटेरा बताकर पूरे मध्य भारत में एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन छेड़ने का बहाना बना लिया। पर उनका असली मकसद पिंडारी नहीं थे। उनका असली मकसद था मराठों की बची खुची शक्ति को पूरी तरह से कुचल देना। और यहीं से हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां विद्रोह की वो दबी हुई चिंगारी भड़क उठी। ये मराठा शक्तियों के लिए उनका ब्रेकिंग पॉइंट था। वो पल जब उन्हें ये एहसास हुआ कि अब अगर नहीं लड़े तो उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। इस टाइमलाइन से हमें पता चलता है कि कैसे सब्र का बांध धीरे धीरे टूट रहा था। 1805 में युद्ध खत्म हुआ, लेकिन अगले 10-12 साल तक सहायक संधि के जरिए मराठों को लगातार दबाया गया, अपमानित किया गया। और आखिरकार 1817 में वो पल आ ही गया, जब ये घुटन इतनी बढ़ गई कि विद्रोह की आग भड़कना तय था। उस वक्त मराठा शासकों के मन में क्या चल रहा था, ये इस एक लाइन से बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर आज हम नहीं लड़े तो कल हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब ये लड़ाई सिर्फ सत्ता या जमीन की नहीं रह गई थी, नहीं, ये अपने वजूद को, अपनी पहचान को बचाने की आखिरी हताश कोशिश थी। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। एक बिखरी हुई शक्ति, एक आखिरी लड़ाई के लिए एक महान गठबंधन तो बना, पर उसमें एक बहुत बड़ी, एक घातक कमी थी। एक एक करके मराठा साम्राज्य के बड़े बड़े स्तंभ उठ खड़े हुए,
पुणे से पेशवा बाजीराव द्वितीय, नागपुर से भोंसले, इंदौर से होड़कर और ग्वालियर से सिंधिया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि एक ऐसी जबरदस्त ताकत खड़ी हो गई है जिसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन, और इतिहास में ये लेकिन बहुत मायने रखता है, वो सब साथ तो आए पर वो एकजुट नहीं थे। सालों की आपसी रंजिशें, एक दूसरे पर शक और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, ये सब इस गठबंधन में गहरी दरारें पैदा कर रही थीं। और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया। एक संगठित, अनुशासित ब्रिटिश सेना के सामने एक बिखरा हुआ मराठा गठबंधन टिक नहीं सका। और शायद इस कहानी का सबसे दुखद पहलू यही है कि वो बाहरी दुश्मन से उतना नहीं हारे जितना अपनी अंदरूनी फूट से हार गए। तो अंत में एक सवाल हमारे सामने खड़ा रह जाता है कि अगर उस दिन, उस निर्णायक मोड़ पर मराठा शक्तियां सच में एकजुट होतीं, तो क्या आज भारत का इतिहास कुछ और होता? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।